स्वागत है आप सभी लोगों का एनसीईआरटी से जो गांधीवादी आंदोलन है उनके विषय में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसकी एक अगली कड़ी का। पिछली कड़ी में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार गांधी जी ने आने वाले समय में उपयुक्त परिस्थितियां देखते हुए नमक आंदोलन का प्रारंभ किया था। अब इसके बाद हम जो आगे पढ़ने के लिए उसी के आगे जो बढ़ने जा रहे हैं उसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक को देखने के लिए जा रहे हैं वो है आपका संवाद। तो संवाद के विषय में हम लोग देखते हैं। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। अब देखिए इस चीज़ को कैसे पकड़ा जाता है, मैं आपको यही समझा रहा हूँ और देखिए बार बार बता रहा हूँ, और जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उनकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होती चली जा रही है। उल्लेखनीय का मतलब होता है महत्व। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न सीधा सीधा आ जाएगा कि गांधी जी की जो नमक यात्रा थी उसके महत्व पर प्रकाश डालिए, या इसी को फिर महत्व को दूसरे तरीके से कोई कोड बना करके दे दिया जाता है जिसको हम लोग या सामान्य विद्यार्थी समझ नहीं पाता तो वो उलझ जाता है। तो किस तरह से बुक से हमको सारी चीज़ें पकड़नी है ये हम यहाँ देख रहे हैं। तो देखिए ध्यान से। तो उल्लेखनीय थी इसको समझते हैं, तो क्या क्या कारण थे देखते हैं। पहला, अब देखिए इसी तरह से लिखा भी जाता है पहला। तो पहला देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। तो देखिए सबसे पहली बात तो यही कि यही वह घटना थी जिसकी चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। अब दुनिया की नज़र में कैसे आए इसको देखते हैं। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने कवरेज दी थी। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो कहते हैं हम इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब देखो क्या चीज़ है, तो अब इसको कैसे आप अपने तरह से लिखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइन की लाइन उठा करके टीपने की कोशिश करते हैं कुछ बच्चे, तो वो नकल जैसी लगती है। तो मैं आज आपको यहीं से एक चीज़ समझाता हूँ। लिख सकते हैं हम लोग कि इस घटना का अंतर्राष्ट्रीय महत्व था और गांधी जी को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई क्योंकि इस घटना को यूरोप तथा अमेरिकी अखबारों में कवरेज मिली थी। इस तरह से आप इसको अपने तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब देखिए ये प्रश्न जो है 2 तरीके से इम्पोर्टेंट हो गया। एक तो गांधी जी और नमक सत्याग्रह से तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस गांधी जी के आंदोलनों में जो औरतों की भूमिका थी उस तरह से भी। और यदि सीधा प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आंदोलनों में औरतों की या महिलाओं की भूमिका, तो आप देखेंगे यही वो पॉइंट्स होते हैं जहां से हम बिंदु बनाते हैं। तो लोग बाग क्या करते हैं कि जब देखो आपने क्या होता है थॉरोली पढ़ा नहीं होता, तो ये सारी समस्याएं आपके साथ में आती हैं कि आप ढूंढते हो कि उत्तर मिलेगा कहाँ। लेकिन यदि आपने टेक्स्ट बुक्स प्रॉपर पढ़ी होती है तो आपको पता होता है कि फला चैप्टर में ये चीज़ लिखी थी, इसमें ये लिखा था, वहाँ से आप अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करके फिर से एक आंसर बना लेते हो। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इस चीज़ पर मैं अभी एक वीडियो भी बना दूंगा शाम तक थोड़ा सा समझाने के लिए, ज़रा ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको पूरा समझाऊँ उसमें। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुष तक सीमित ना रखें। अब देखिए ये फैक्ट बन करके आ जाएगा और लोगों को पता ही लगेगा कि ये कहाँ से पूछा गया है। समाजवादी कार्यकर्ता थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीपीसीएस जैसे में, जहाँ पर ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये तो पता ही नहीं था। तो पूछ सकते हैं कि किस महिला ने गांधी जी को प्रेरित किया था राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से। ऐसे करके प्रश्न आ जाएगा ये, तो आपको याद रखना है कि वो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। बुक्स को आप अच्छे से पढ़िए तो आपको अलग मज़ा आएगा पढ़ने से। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब एक बार आप खुद पढ़ लीजिए। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर यहीं से बन जाएगा कि वे कौन सी महिला थी जिन्होंने नमक आंदोलन का वो किया था, उल्लंघन किया था। अभी आपको नॉर्मली किसी बुक में मिलेगा नहीं, किसी फैक्ट बुक में भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाएगा। और चूंकि ये बुक आपने पढ़ी नहीं होती है, सब इसको कहते तो सब रहते हैं, देखो करता नहीं है कोई भी। ये मैं सब अभी बताऊंगा, पहले आप समझ लो इसको। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो ये तो हुई दूसरी बात महिलाओं के दृष्टिकोण से। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण अंग्रेज़ों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा
देना पड़ेगा। तो दिस वाज द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इन सबको आप एक जगह पर लिख लीजिए कहीं पर यहीं से उठा करके, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। तो देखिए अब गोलमेज सम्मेलन क्यों शुरू हुए थे, अब देखिए आईएएस ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना। तो अब ये कहेंगे यार क्यों शुरू हुए थे, गोलमेज सम्मेलन की डेट सब लोग याद कर लेते हैं, लेकिन गोलमेज सम्मेलन खुद क्यों शुरू किए गए थे, उनका पर्पस क्या था, ये किसी को नहीं ध्यान में रहता। तो डेट याद कर लेंगे, पहला कब हुआ, दूसरा। तो इस तरीके की जो स्टडी होती है वो आईएएस बनाने लायक तो आपके नहीं होती है। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। इसी कारण अंततः ये बैठक निरर्थक साबित हुई। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अब आपको फैक्ट्स कैसे पकड़ने हैं बताता हूँ मैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन हुआ था। अब ये आप अपनी फैक्ट बुक में जो भी है या नोट्स हम लोग अलग से बनवाएंगे वहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, लेकिन ये की पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्री का, ठीक है। देखिए आगे, जिनमें प्रमुख नेता, इसी कारण अंततः ये बैठक निरर्थक साबित हुई। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुईं। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी। अब देखिए गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो ये गोलमेज सम्मेलनों का ही एक परिणाम, बैठकों का वायसराय के साथ जो बैठकें थी उन्हीं का परिणाम था। सहमति दी और जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। तो इतनी बातें जो थी वो गांधी जी ने अपनी इसमें मनवाई। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी कटाक्ष किए जाते हैं, क्योंकि जिस शर्त पर, अब देखिए पहले आप इसको पढ़ लो ठीक से, जब आप इसको पढ़ लोगे तो डिटेल्ड प्रकाश फिर उसके बाद ही डाला जा पाएगा। तो पहले आप एक बार अच्छे से जो बेसिक बातें हैं उसको समझ लीजिए। और तटीय इलाकों पर नमक उत्पादन अनुमति देना शामिल था। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की। देखिए मैंने अभी आपको बताया, रेडिकल का मतलब होता है क्रांतिकारी किस्म के लोग थे जो तत्काल परिवर्तन चाहते थे, ऐसे लोग। खासतौर से इसमें मार्क्सवादी लोग थे, उन्होंने काफ़ी लिखा इसके खिलाफ। गांधी जी को वायसराय के भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। गांधी जी को यह संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था। दूसरा गोलमेज 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ, उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है देखिए फैक्ट में कि गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किस गोलमेज सम्मेलन में किया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किया था 1931 में, याद रख लीजिएगा। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था, अब देखिए यहाँ से देखिए राजनीति शुरू हो गई, ठीक है ना। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करते हैं। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक BR अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो देखिए एक जो राजनीति थी वो कई भागों में बट रही थी। देखिए अब कहा क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन खुद में कितनी धाराओं में अपने आप में बटा था, ये भी समझ लीजिए, ठीक है ना। कि कांग्रेस अपनी बात कर रही थी, लेकिन उसके विरोध में सब लोग एकजुट उस समय भी नहीं थे। अम्बेडकर अपनी बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग अपनी बात कर रहे थे और राजा महाराजा भाई अपनी बात कर रहे थे। तो ये बात आई, देखिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लंदन में हुआ यह कि सम्मेलन किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। तो देखिए अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किससे है, लॉर्ड वेलिंगटन से है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में कि भाई उस समय कौन था, इस समय कौन था। तो इसको आप यही नोट करेंगे और समझते जाएंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। देखिए एक ब्लॉक है वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। पृथक निर्वाचिका के बाद की समस्या। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा था। देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे मुस्लिम लीग में के मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल बना दिए गए थे उस समय, आपको पता है, पहले भी बताया था मैंने। अगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर बता दूंगा, लेक्चर में अलग से समझा दूंगा मैं।
यहीं अंबेडकर भी ये बात चाहते थे कि दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचक स्थल बनाए जाएं, निर्वाचक क्षेत्र बनाए जाएं, जहां से दलित कैंडिडेट को ही खड़ा किया जाए और दलित इस तरह से हुआ। लेकिन गांधी जी का मानना ये था कि अगर इस तरह से विभाजन होता रहा, जो पहले हिंदू मुसलमानों के बीच कर दिया गया था, तो फिर भारत की जो जनता है वो इतने भागों में टूट जाएगी कि राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। कभी भी आपके से क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके का, तो आप उसके विषय में बस एक ही तर्क देना कि इससे राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो जाता, बाकी ठीक है निर्वाचक मंडल सबको मिल जाते, और इस तरह से जो भारत नया बनता तो आप समझ लीजिए जैसे पाकिस्तान बना तो कोई और क्षेत्र भी बन सकता था नया, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी ये लगातार खंडित होने वाली करने वाले जो शर्तें थीं, इसी तरीके की शर्तें थी सारी। अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप ले लेगी। देखिए गांधी जी ने क्या तर्क दिया था कि आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बना रहे, पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का ये भाव और मजबूत हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए, और जब आप ये लक्ष्य प्राप्त कर डालें तो एक अड़ियल श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक कमतर वर्ग पर थोप दी गई अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। जब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो किसी को पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी। तो ये गांधी जी के अपने तर्क थे, इसको आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, बिकॉज ये जो है यहाँ से कभी तर्क या कुछ ऐसे बना करके पूछा आपसे जा सकता है क्वेश्चन, तो एक एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि गांधी जी के क्या तर्क थे या कहाँ तक सही था, ये सब चीज़ें, और फिर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब और मॉडर्न हिस्ट्री तो और बताएंगे। लेकिन जो जो टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंस है चीज़ों को समझने के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, ये बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है वॉइसेस का, इसलिए ऐसा होता है, तो इसको आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम जहाँ पर पहुँचे थे। देखिए ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, फ़ोटो ज़रूर देख लिया करो, इससे याद रहते हैं कौन कौन था। 1931 महात्मा गांधी निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा, वे सवर्ण हिंदुओं के लिए हमेशा अलग ही रह जाएंगे। देखिए ये आंसर ही है, ये जो लिखा हुआ ना, बस यही आंसर है, समझ लीजिए आप। अब देखो इस फ़ोटो को ध्यान से देखो आप, तो इस फ़ोटो को भी ध्यान से देख लो आप, ताकि आपको एक एहसास हो जाता है। देखो गांधी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि भाई गांधी जी इस सम्मेलन में थे कि नहीं थे। गोलमेज सम्मेलन चल रहा है, बैठे हुए हैं गांधी जी। पूछ लिया जाता है कौन किस सम्मेलन में था। चलिए, तो वेलिंगटन ने उनको पत्र लिखा था, और क्या पत्र लिखा था सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर गांधी ना होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी मानती है, लेकिन सच ये है कि वह निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। अब देखिए इस कोट को ही सीधा उठा करके आपको रख दिया जाएगा पीसीएस के, आईएएस के, जीएस में फर्स्ट पेपर में, और आपसे इस पर टिप्पणी पूछी जाएगी, ठीक है ना। अब ये बहुत कठिन प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि पहले तो इसको समझना बहुत मुश्किल है, और समझ भी लिया तो अब इसमें आप लिखोगे क्या, ये बड़ा मुश्किल है। अब आप इस पर क्या लिख सकते हो, ये प्रश्न आप लिखने की कोशिश करना। मैं कहता हूँ यही कोट उठा करके मुझे टिप्पणी में आप आंसर होमवर्क में लिख करके दिखाइए, देखें कितने लोग लिख पाते हैं। ये चीज़ देखता हूँ मैं, ये चेक करूँगा आपको। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका होमवर्क है। वैसे तो बच्चे मुझे आंसर अपने मन से बहुत लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन दिस इज़ योर होमवर्क। इस होमवर्क को आप मुझे करके दिखाओ, आपकी रियलिटी समझ में आई कि आप कितना लिख पाते हो बिना मैटर के, सिर्फ अपनी बुद्धि से कैसा आंसर आप बनाते हो, ये मैं थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ। आपके लिए होमवर्क है, आगे बढ़ते हैं।
बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। तो देखिए 1935 का जो नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ये संवैधानिक विकास के अंदर में सर्वेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें ये बता दिया था कि सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था की जाएगी। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव में कांग्रेस को ज़बरदस्त सफलता मिली। भाई सीमित शासन का मतलब है कुछ हिस्सों में आपको भागीदारी दे दी जाती थी उस ज़माने में। सामान्य से बता देता हूँ कि ऐसे कुछ मंत्रालय थे वो दे दिए जाते थे जो जब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते थे। तो रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब कुछ नहीं मिलता था उस समय। तो देखिए इसके बाद चुनाव हुए और कांग्रेस को ज़बरदस्त सफलता मिली। देखिए 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। तो ये सारी अभी तक चूँकि आपको पता नहीं होती, ध्यान से सुनिए। कांग्रेस मंत्रिमंडलों में के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नाज़ियों के कट्टर आलोचक थे। ये देखिए, ये विचारधारा का क्वेश्चन है, मतलब विचारधारा वाली बात है, इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि वे अंग्रेज़ युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राज़ी हों तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। उसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है। इसके बाद युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940 और 1941 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन किया। अब पीछे कुछ ब्लॉक छूट गए, उनको देख लेते हैं। देखिए, पृथक निर्वाचिका पर अंबेडकर के विचार। यही सीधे सीधे क्वेश्चन जो हैं आपसे पटक दिए जाते हैं उठा करके, इन्हीं से संबंधित विचार बन जाते हैं। मैं अभी इसके ऊपर फिर पूरा विचार अभी आपको एक अलग से वीडियो में दूंगा क्लास लेकर के। दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की दलीलों के जवाब में अंबेडकर ने लिखा था, हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। जिस धर्म से ये लोग बंधे हुए हैं वह उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने की बजाय कौड़ियों की तरह देखता है। उनके साथ सामान्य संबंध नहीं रखे जा सकते। आर्थिक रूप से ये ऐसा वर्ग है जो 2 वक्त की रोटी के लिए सवर्ण हिंदुओं के पर पूरी तरह से आश्रित है। तो देखिए, इससे आप उस समय के दलितों की स्थिति भी समझ सकते हैं कि क्या थी। तो अंबेडकर का अपने आप में कितना तर्क था, इसको भी आप समझ लीजिए कि अंबेडकर एक्चुअली जो हिंदू धर्म है उसी को पसंद नहीं करते थे, और जो उसकी खामियां थी एक तरह से, देखिए हिंदू धर्म में कुछ लक्षण जो हैं वो गुलामी वाले लक्षण बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जिस धर्म में उस मनुष्यों को ऊंचा और नीचा बना दिया जाए, बड़ा और छोटा बना दिया जाए, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में मैं भी ये मानता हूँ, और आप भी अगर आप लिखें तो लिखिएगा ये कभी भी, कि ईश्वर अगर है, ठीक है ना, तो मैं तो मानता नहीं हूँ लेकिन आप मानते हैं तो आप लिख सकते हैं कि, और अगर धर्म तो ईश्वर को मानता है तो ईश्वर की दृष्टि में कोई बड़ा और छोटा हो नहीं सकता, और अगर कोई बड़ा और छोटा बनाया गया है तो निहित स्वार्थों के कारण उसको ऐसा बनाया गया है, और निहित स्वार्थों के कारण अगर बनाया गया है तो वो धर्म वास्तविक धर्म है ही नहीं। जिसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है, न केवल हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उनके सारे रास्ते बंद हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज ने उनके सामने खुलने वाले हर संभावना को बंद कर दिया है, जिससे दमित वर्गों को जीवन में ऊपर उठने का कोई अवसर मिल सके। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन
टू दी अनटचेबल्स। देखिए ये उस सीधा देखिए बुक्स में से है, मेन सोर्सेज में से है, और मेन सोर्सेज में से उठा करके ही क्वेश्चन बनाया जाता है। कभी भी किसी बुक को लेकर के देखिए, गाइड वाइड बुक को लेकर के तो कभी कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आप इससे दिमाग से निकाल देना। बहुत सारे लोग गाइड बुक्स पढ़ते हैं। अच्छा, जो लोग एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते भी हैं तो उनके साथ फिर यही समस्या है कि उनको पता नहीं होता कि इसमें पढ़ना क्या है और पढ़ने के बाद समझना क्या है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये चैप्टर ख़त्म हो जाने दो पूरा गांधी जी के ऊपर, 2 लेक्चर्स अलग से बनाऊंगा, एक क्वेश्चन वाला और एक वैसा वाला। दिखाऊंगा आपको क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, इसके बाद और कोई देखिए कुछ चित्र देख लेते हैं। महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद वाइसरॉय लॉर्ड लिलिथगो के साथ बैठक में जाते हुए 13 अक्टूबर 1939। इस बैठक में युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के स्वरूप पर चर्चा की गई थी। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए किससे चर्चा हुई थी? लॉर्ड लिलिथगो से। यही तो फैक्ट्स होते हैं, और कौन से होते हैं? अब रटे होते हैं कहीं से तो ध्यान नहीं रहता। चित्र देख लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खड़े हुए हैं, देखिए गांधी जी जा रहे हैं। अब इससे बड़ी याददाश्त दुनिया में क्या हो सकती है? दृश्य जिस चीज़ का हम लोग देख लेते हैं वो कभी चीज़ भूलती नहीं है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप में मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब देखिए यहाँ से वही सांप्रदायिकता वाली जो राजनीति है वो शुरू होती है। अब राजनीतिक भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था। तो अब तक जो सरल था वो राजनीतिक भूदृश्य इंडिया में ही जटिल होने लगा। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश ना रह सका। देखिए इस लाइन को बिल्कुल आप देख लीजिएगा। अब यह संघर्ष कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश शासन, 3 ध्रुवियों के बीच संघर्ष था। अब ये इस तरह से बट गया ये पूरा संघर्ष। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य, अब ये लेबर पार्टी ये वहाँ इंग्लैंड में थी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर थी वहाँ पर लेबर पार्टी थी, के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे। तो देखिए जो लेबर पार्टी इंग्लैंड में सत्ता में आई, ये लेबर पार्टी इंग्लैंड की है, अब तो सत्ता में आई, इनका जो रवैया था ये भारत के प्रति सहानुभूति वाला था। लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दें। देखिए सोच, देखिए यहाँ से आपको सोच, अब ये आपको यहाँ से सोच मिली किसकी? विंस्टन चर्चिल की सोच आपको मिली कि वो क्या इंडिया के बारे में सोचते थे। 1942 के बसंत में चर्चिल ने गांधी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। तो ये क्रिप्स मिशन जिसको हम लोग कहते हैं वो आया, ठीक है, ये क्रिप्स मिशन है, ठीक है। तो यहाँ आप क्रिप्स मिशन को समझेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ी सी एक आउटलाइन आपको मिल जाएगी। और देखिए 125-150 शब्दों में लिखते हैं, तो बस इतना काम की बात आप समझिए क्या लिखना है। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसरॉय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया करना चाहिए। इसी बात पर वार्ता टूट गई। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट थी कि क्रिप्स वार्ता में क्या चीज़ थी। वो चाहती थी कि जो रक्षा वाला जो क्षेत्र है उसमें भारत की तरफ से भी एक कोई ना कोई कार्यकारी जो परिषद थी उनकी, उसमें एक कम से कम कार्यकारी परिषद में जो है भारतीय को भी होना चाहिए विश्व युद्ध के संदर्भ में। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको समझिए। इसको समझने के लिए देखिए स्टैफर्ड क्रिप्स और महात्मा गांधी, मार्च 1942। शक्ल भी देख लीजिए स्टैफर्ड क्रिप्स की, ये है। इससे आपको समझ में आएगा कि भाई क्या था, और भूलते नहीं हैं फिर अगर एक बार चित्र देख लिया तो, ठीक है ना। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन इसके बाद शुरू होता है, जिस पर हम एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाएंगे। यहाँ तक का जो वीडियो था इसको आप ध्यान से सुनिए, और जैसा मैंने बताया कि आप नोट्स बनाइए इसके प्रॉपर, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आपका एक्चुअली वीडियो देखने का जो प्रोसेस है ना वो बहुत स्लो है, इस वजह से वीडियो स्लो बनता है। पता पड़ा 2-2 दिन बाद बच्चे देख रहे हैं एक वीडियो को, तो इस तरह से थोड़ी होता है। अब आप जब क्लास लग गई तो आप उसको देखो। अब मैं एक और क्लास लेता हूँ, उसमें आपको मैं प्रॉपरली सब चीज़ें समझा दूंगा। तो चलिए अब यहाँ से अलविदा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर अगर आप जल्दी देख लेते हैं तो हम जल्दी बना देंगे। आप नहीं बनाते हो इसलिए हम नहीं बनाते हैं, आप धीरे धीरे देखते हो।